माने ना माने, सामने जेविल जी आ गए हैं कि वो नेता हैं या नहीं, तो आपको तो कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए, लोकतंत्र में संख्या बल के आधार पे फैसले लिए जाते हैं और मैं आपको फिर कह रहा हूं कि हम सब लोग एक राय एक मत के हैं और सिर्फ एक व्यक्ति का विरोध नहीं है। राष्ट्रहित में अपने मुद्दों को, अपने नीतियों को लागू करने के लिए हम लोग साथ मिलकर काम करेंगे। जी, तो संख्या बल, जयवीर जी, संख्या बल तय करेगी कि नेता कौन होगा। तो अभी तो आप अपने ही अंदर नहीं तय करा पा रहे हैं कि साहब कैसे होगा, कौन होगा लीडर। उसके बाद तो फिर बीजेपी से तो लड़ना ही है, वो तो कैसे होगी, वो तो लड़ाई बात की है। किसी ने बहुत खूब कहा है कि चमन में इख्तिलाते रंगबू से बात बनती है। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। क्या बात है। तो कांग्रेस पार्टी की राजनीति हम, मैं और मैं पे नहीं आधारित, जैसे भाजपा की है वो है हम। एक टीम बन रही है, टीम यूपीए खड़ी है, इसमें बल्लेबाज, गेंदबाज, विकेट कीपर सबकी अपनी जगह है। और हम मुद्दों पे जो राजनीतिक गोंद है जो हमें जोड़ेगी कि इन 3 राज्यों के जो चुनाव हुए हैं से कड़ा संदेश क्या है कि देश की जनता को, 3 राज्यों की जनता को किसान और जवान की राजनीति पसंद है, अली को बजरंग बली से लड़ाने वाली राजनीति नहीं पसंद है। तो जो चिराग जी, मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूँ, शिवसेना हो, टीडीपी हो, एक बात क्लियर है कि 2014 का जो नारा था घर घर मोदी, 2019 में है वो बाय बाय मोदी, बाय बाय मोदी। ये बात पूरी तरह तय है। और मुझे लगता है जो अब तो सवाल पूछा था वो जवाब अभी नहीं आया। नहीं, अब टीम यूपीए जो आपने कहा, जो चुनाव है, अक्सर कहा जाता है, जैसे इन्होंने कहा टीवी पे कि मोदी वर्सेस ऑल, मोदी वर्सेस हु। हम भूल जाते हैं कि एनडीए की छतरी है, जो एनडीए का खेमा है, वो भाजपा के साथ 40 से ऊपर पार्टियां हैं और यूपीए का जो खेमा है कांग्रेस के साथ 17 पार्टियां हैं। इन 4.5 साल में एनडीए ताश की पत्तों की तरह बिखर रही है और टीम यूपीए बढ़ रही है। तो सोच एक है, हमारे विवाद हो सकते हैं, हर एक राजनीतिक दल के होते हैं, पर देश को बचाना है, मोदी जी को भगाना है। मानते हैं कि कैप्टन पे विवाद थोड़ा मुश्किल होता है। टीम खिलाड़ी पे हो विवाद तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कैप्टन किसके नेतृत्व में टीम लड़ेगी उस पे हो तो थोड़ा होता है। लगता है कि इसमें तो पहले डिसाइड होना चाहिए। 2004 का चुनाव, यही प्रश्न उठे थे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को लेके यही प्रश्न उठे थे, मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी यही प्रश्न उठे थे। क्या हुआ? टीम कांग्रेस ने चौके छक्के मार दिए, भाजपा जिनके पास रिटायर्ड बैट्समैन थे वो हार गई और चुनाव क्या, हम तो मैन ऑफ द मैच घोषित करेंगे 2019 में। ऐसे कहा, विकेट कीपर, बल्लेबाज, गेंदबाज सब अहम हैं, हम बात करेंगे, मंथन होगा, टीवी पे नहीं पीछे। टीम यूपीए प्लस जो हमारे साथी हैं सरफरोशी और शिद्दत से चुनाव लड़ेंगे। तो ताश के पत्तों की तरह बिखर रहे हैं आप। जीतन जी सॉरी, पहले मुझे बहुत खुशी हुई, आज टॉपिक था युवा नेता हो तुम कल के। मुझे अच्छा लगा, जीवीएल जी फॉरएवर यंग हैं, आज हमारे युवा। मैं पूछूंगा, मैं पूछना चाहता हूं, जीतन मैं पूछना चाहता हूं, 46 ईयर ओल्ड युवा है या नहीं है? 46 कौन है? ये तो आप ही राहुल गांधी। नहीं, देखिए, नहीं, मैंने पूछा कि मैंने जब इस पैनल में मुझे बुलाया तब मैंने कहा मेरा उनके साथ एज में मैं कहीं फिट नहीं बैठता हूं, लेकिन उनका कोई, मैंने आप पे नहीं कहा था, मैंने इन्हीं के पूछा था। सुन लीजिए, मैं इनसे काफी, क्योंकि मेरे पीछे कोई बड़ा नाम नहीं है, कोई बड़ा चेहरा नहीं है, बड़े परिवार नहीं है, बट लेकिन मैं आपके खिलाफ ये होल्ड नहीं करूंगा, ये आप अपनी काबिलियत पर आगे बढ़ेंगे। बट लेकिन जो पार्टी, हमारे पार्टी काबिलियत के आधार पर चलती है। हमारे यहाँ सर्वे सर्वा हमारे प्रधानमंत्री है और राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो अपनी काबिलियत के आधार पर बने हैं। धोनी जी ऑलराउंडर हैं, आप उसके लिए कोई कंप्लेन करना चाहे तो कर सकते हैं, बट लेकिन कोई विरासत में नहीं मिला है उनको कोई पद। राहुल गांधी आपके लिए पूरे जन्म के लिए वही परिवार आपको, आपके ऊपर हुक्म चलाएगी और काबिलियत के आधार पर कुछ नहीं मिलेगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया काबिल होने के बावजूद मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं, सचिन पायलट मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी को अपनी चेहरे को आगे रखना है। तो परिवारवाद पर चलने वाले पार्टियां हमें नसीहत न दे। सबसे पहले ये बात कहना चाहूंगा। जेविल जी, आप तो बड़े सीजन पॉलिटिशियन हैं, आते आते परिवार कहने, ये तो हो गए, चुनाव के नतीजे भी आ गए। नहीं, उन्होंने कहा है ना, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वे सर्वा है, मैं कबूल कर रहा हूं, वो अपने परफॉर्मेंस के आधार पर हैं। धोनी, विराट कोहली, ये सब कोई परिवार, कोई पिता के नाम पर, कोई पिताजी के नाम पर नहीं बने।
अब फॉर्म बिगड़ रहा है, आप क्या करोगे? फॉर्म बिगड़ भी तो रहा है, सिलेक्शन चेंज करो। एक आध पिच पे नहीं खेले इसका मतलब ये नहीं है कि ये लंबी रेस के घोड़े हैं। हमारे पारी अभी शुरू हुई है, 2014 में ही पारी शुरू हुआ है और लंबे समय तक चलेगा। जीवीएल जी, पहले तो हाथ जोड़ के माफी, मैंने आपकी उम्र का कॉम्प्लीमेंट दिया था। राहुल गांधी वर्सेस अमित शाह की लड़ाई नहीं करवाई थी अपना मित्र समझ के। मुझे लगता है उत्साह, जोश और सरफरोशी में हार पची नहीं, आप मुझ पे ही सामान लेके चढ़ गए। नहीं, सुन लीजिए, आपने नेतृत्व का मैंने आपको व्यक्तिगत कॉम्प्लीमेंट दिया था, मैंने उसका। अच्छा, अब दूसरा में सुन लीजिए। कहते हैं कि सत्य तथ्यों पे टिका है। मुझे पता नहीं, आप अनुभवी, तजुर्बा आपका मुझसे ज्यादा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश की अगर आप लिस्ट निकालें, मध्य प्रदेश में 25 ऐसे लोगों को आपकी पार्टी से टिकट दी गई जिनको परिवार पॉलिटिक्स में है। कांग्रेस में से 16 को दी गई। सुन लीजिए, राजस्थान में 31 हैं जिसमें से 23 लोग ऐसे हैं जो जिनके परिवार पॉलिटिक्स में हैं, 6 लोग कांग्रेस में थे। तो हम आहें भी भरते हैं, हो जाते हैं बदनाम, और कत्ल भी करें तो चर्चा ना हो। दूसरा सुन लीजिए, नहीं कोई नेतृत्व, मैं आज एक परिवारवाद हर जगह चलता है, मैं मानता हूं। एक मिनट, मैं उनके खिलाफ भी किसी के खिलाफ इसको होल्ड नहीं करता हूं, लेकिन आपके पार्टी में मालिक केवल एक परिवार है, बाकी सब काम करने वाले लोग हैं, मजदूर हैं। मालिक तो एक ही है आपका, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। इस विषय पे मैं कहना चाहता हूँ, जितना आप परिवार पे फोकस कर रहे हो, अगर क्रिमिनलाइजेशन पे फोकस करें, सबसे ज्यादा अपराधी भारतीय जनता पार्टी, चाहे किसी स्टेट में विधायक हो चाहे एमपी हो, आप टिकट देते हो। आप ये तय करो, नहीं देंगे टिकट। ये बिल्कुल मैं नहीं मानूंगा। हमारे दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। परिवार क्यों चिल्ला रहे हो? देखिए ये बंद करो। ये क्रिमिनलाइजेशन सारे राजनीति में हुआ है, मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है, बट लेकिन हमारे यहाँ ज्यादा अपराधी है, मैं कतई नहीं मानूंगा ये, और एक झूठ है। एडीआर की रिपोर्ट आप पढ़ लीजिए, पिछले लोकसभा में भी सबसे ज्यादा टिकट आपने दिए हैं, लोकसभा के एमपीज में, जो बड़े बड़े, आपको देखना होगा बड़े बड़े मुकदमे उनके सामने प्रकार के आरोप हैं। हम राजनीतिक आंदोलन करने वाले लोग हैं, तो इस प्रकार के आरोप, कई आरोप हमारे खिलाफ होंगे, बट लेकिन संगीन आरोप के गिनिए तो आपके ज्यादा निकलेंगे। जीवीएल जी, एक छोटा सा प्रश्न है। सुषमा स्वराज जी ने भी परिवार बोला सोनिया गांधी जी का, यहां तक का मैं सर मुंडवा दूंगी। स्मृति ईरानी पिछले 15 साल से चुनाव लड़के कांग्रेस से हार रही हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भी जितनी सरफरोशी से राहुल गांधी पे वार किया, उतनी सरफरोशी से जनता की सेवा करते तो अच्छे दिन आ जाते। आपको समझ जाना चाहिए, परिवारवाद का मुद्दा बासा हो चुका है। एक मिनट सुन लीजिए, सिर्फ 30 सेकंड। मैं मानता हूं, लेकिन एक लोकतंत्र में इस पर बहस होना जरूरी है। बिल्कुल, हमारे राजनीति में परिवारवाद काफी हद तक चलता है, मैं मानता हूं, बट लेकिन ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है। आप ये गुट मुझे पिलाना चाहते हैं तो मैं कतई नहीं मानूंगा। तो फिर ऐसा करते बहुत हैं, बड़ी एक हमारी लोकतंत्र का एक बड़ा एक अवगुण कुछ है, उसमें सबसे ऊपर ये है, उसके बावजूद हम इसके खिलाफ कुछ कह नहीं सकते। पहली तो बात, आप मोदी तंत्र में विश्वास रखते हैं, लोकतंत्र में विश्वास, हम जनतंत्र में विश्वास करते हैं, आप गांधी तंत्र में, आप परिवार तंत्र में विश्वास करते हैं, जहां आपके प्रधानमंत्री तक उनके सामने संघ परिवार की बात करते हो, परिवार को गंदा शब्द क्यों मानते हो भाई? परिवार से प्यार होता है, परिवार से आपके पूरी इतिहास उससे जुड़ा हुआ है, परिवार को क्यों गंदा शब्द मान रहे हो? जन परिवार और आपके बायोलॉजिकल परिवार में बहुत अंतर है, जनता ये समझती है। जयवीर जी, वो ये आप लोगों को नहीं कह रहे थे, वो तो सिर्फ परिवार एक ही को मानते हैं, वो उसी पे बात कर रहे थे। आप वो चिराग जी पे नहीं इशारा कर रहे थे और ना ही जयंत पे इशारा कर रहे थे। सवाल लेकिन इनकी एक बात है कि चुनौती ये है कि नए लोग राजनीति में कैसे आएंगे। जो बल प्रयोग है, जो अपराधीकरण हो रहा है राजनीति में, उसके सामने कौन आदमी सोचेगा कि मैं चुनाव लड़ूं? ये चुनौती है, मैं इस चुनौती को स्वीकार। चलिए, ये तो मान लिया। सवाल ये है चिराग जी कि बहुत सारी बातें हो रही थी, अब क्योंकि जीवीएल जी आ गए हैं तो अब सामने बात हो जाएगी। तो वो ये कहा, यही तय हो जाएगा, है? यही तय हो जाएगा। नहीं, तय करने वाले तय तो आपको करना है अपनी पार्टी में। सवाल ये है कि रामदास अठावले जी हैं और वो ये कह रहे हैं कि 15 लाख जो हैं वो धीरे धीरे आ रहे हैं, आ जाएंगे। तो उस पर भी कुछ क्लियर करना है या कुछ कहना है, बात करनी है? देखिए, मैंने जो मेरे 2 विषय थे, जो 2 मेन इश्यूज थे, उसका जिक्र मैंने आपके सामने रखा, और कल अपने ट्वीट के माध्यम से भी, क्योंकि निरंतर हर प्लेटफॉर्म में मैं इन विषयों का मैं जिक्र करता रहा हूं, और क्योंकि मेरे लिए, मेरी पार्टी के लिए, नहीं है क्या या ये इस पे सीरियस नहीं है? अब इसका जवाब यही बेहतर दे पाएंगे, बट इतना जरूर है कि मेरे कंसर्न्स, मैंने हमेशा, देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी ने हमेशा एक ऑनेस्ट अलाई की भूमिका निभाई, और मैं खुद, हम लोगों ने कभी कोई ऐसी चीज नहीं की कि हम लोग पब्लिक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें या पब्लिक डोमेन में जाएं गठबंधन के भीतर की बातों को लेकर। रादर मैं खुद
व्यक्तिगत तौर पर हमेशा इस बात का पक्षधर रहा हूं कि घर के भीतर की जो बात है वो हमेशा घर में रहनी चाहिए, चार दीवारी में रहने चाहिए। हमारे गठबंधन के अंदर की बात है, हम लोग इसको गठबंधन के भीतर ही रखें। पर कभी कभी चीज़ें जब इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, और मैं इस बात को मैं बहुत स्पष्ट रूप से बोलूँगा, कल से जब से मैंने ट्वीट किया, कुछ जगह मैं पढ़ रहा था और कुछ मीडिया चैनल्स पे भी चला, और अगर कोई इस भ्रम में है कि मैं प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहा हूं, इस बात को मैं लोग बहुत कह रहे हैं कि clear- सीट ज्यादा चाहते हैं आप। मुझे सीट ज़्यादा की ज़रूरत ही नहीं है, और सीट अगर मैं आपको सही मायने में बोलूं, सीट मेरे लिए चर्चा का विषय भी नहीं है। और जो थोड़ा बहुत गणित जानता होगा, जिसको थोड़ी बहुत भी मैथ समझ में आती होगी, उपेंद्र कुशवाहा जी अब गठबंधन का हिस्सा नहीं है, 3 पार्टियां रह गई हैं, 50-50 2 दलों ने आपस में कर लिया। तो मुझे जितनी सीट मिलनी चाहिए, जितनी मेरी अपेक्षा है, उसके अनुकूल ही मुझे वहां पर सीट मिल रही है। नहीं तो सीटों के लिए अगर मैं कोई प्रेशर पॉलिटिक्स करूं, ना लोक जनशक्ति पार्टी ने कभी प्रेशर पॉलिटिक्स की है, ना हम लोग कभी करेंगे। हम लोगों ने अपने मुद्दे उठाए हैं और उसमें हम लोगों ने फैसला लिया है। 2014 में भी इसी भ्रम में थे लोग कि शायद हम लोग प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, पर जब हम लोगों को लगा कि हमारे मुद्दों को सम्मान नहीं मिल रहा है, तो जो फैसला लेना पड़ा हम लोगों ने फैसला लिया। आज नहीं भी तो अगर नाराजगी- कभी कोई इस भ्रम में हो हाँ। कि हम लोग सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, दबाव कर रहे हैं, संख्या बिल्कुल भी कंसर्न नहीं है। इस बात को मैं बहुत कैटेगोरिकली, और लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष होने के नाते मैं इस बात तो को बहुत स्पष्ट नाराजगी रूप से ये कह है रहा हूं। कि पार्टी प्रेसिडेंट, बीजेपी पार्टी प्रेसिडेंट जाते हैं पटना में और नीतीश जी से गले मिल के आ जाते हैं, आपको इसकी बात का नाराजगी है? इस बात से कोई नाराजगी नहीं है। मेरी नाराजगी मेरे मुद्दे हैं। मेरी नाराजगी युवाओं को लेकर इस सरकार ने क्या क्या चीजें की, क्योंकि मैं जनता के बीच जाता हूं, मैं ग्रामीण क्षेत्रों में घूमता हूं, रूरल कंट्री में जब मैं जाता हूं, रूरल एरियाज में जब मैं जाता हूं, वहां पर जब किसानों को का जिक्र होता है, उनकी समस्याएं जब सामने आती हैं, तो मैं भी चाहता हूं कि मैं अपनी सरकार की जो जो उपलब्धियां हैं उनके समक्ष में रखूं, और मैं चाहता हूं कि तमाम बातें साझा की जाएं। और निरंतर मैं हर सेशन में इसी बात का मैं आग्रह करता हूं कि इसके ऊपर सरकार स्वतः एक चर्चा करे, और सरकार की जितनी भी नीतियों के माध्यम से जो उपलब्धियां हैं, जो जो आंकड़े आप कहते हैं, उन आंकड़ों को सार्वजनिक किया जाए, कम से कम साझा तो किया जाए सहयोगियों के साथ। कम से कम साझा तो किया जाए सहयोगियों के साथ। जब जवी जी ये बोल रहे थे तो शेरगिल जी बड़े ध्यान से और बड़े ऐसे ऐसे देख रहे थे कि अच्छा ये तो बात हम बोलते थे, ये तो बात हम बोला करते थे, तो ये बोल रहे हैं। देखिए, आपने आरएलएसपी की जो चिट्ठी लिखी गई थी जब उपेंद्र जी ने गठबंधन छोड़ा, और जो चिराग जी बात कर रहे हैं और जो शिवसेना और टीडीपी बात कर रहे हैं, उनमें एक कॉमनैलिटी है। उन्होंने कहा कि मोदी जी जिन मुद्दों पे आए थे, चाहे वो गरीब का हो, जवान का हो, किसान का हो, उन पे खरे नहीं उतरे। नरेश गुजराल जी ने अकाली दल में ये बात कही। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मोदी सरकार, अहंकार कह लो, उसमें पटरी से उतर गई। ना वो कान जमीन पे लगा रही है, ना वो अपने सहयोगियों की बात सुन रही है, क्योंकि उन्होंने लोकतंत्र को भाजपा का पार्टी दफ्तर समझ लिया, जहां मोदी मोदी होगी और लोग सिर्फ खड़े होकर तालियां बजाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। ये लोकतंत्र है, बहुत मजबूत है। अब युवा का टॉपिक है। युवा इनकी सबसे बड़ी शक्ति थी 2014 में। ये बैठे, मैं इस बात का क्रेडिट देता हूं, बहुत युवा नरेंद्र मोदी की तरफ आकर्षित हुए थे। आपने उनके हाथ में पेन, पुस्तक की बजाय पकौड़े थमा दिए। आप कहते हैं, वसुंधरा राजे खुद चुनाव में कहती हैं, इस देश में लिंचिंग इसलिए बढ़ गई क्योंकि यहां बेरोजगारी का एक सैलाब आ गया है। इनके नीति आयोग की खुद की रिपोर्ट है कि 7 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। अब इनसे पूछूंगा, ये कहेंगे राहुल गांधी का धर्म क्या है। दिक्कत यही है, यही पेच फंसता है आके। साथी चाहते आप हैं, जब उनकी पिच पे चले जाते हैं तो उन्हें लगता है कि आप मेरी पिच पे क्यों खेलने आगे। भाई आप अपनी पिच पे खेलिए। जब आप जनेऊ पहनने लगते हैं, या जब आप पोस्टर छपवाने लगते हैं राम भक्त के, जब आप शिव भक्त के पोस्टर लगाने लगते हैं, तो कहते हैं कि आप फिर मेरी पिच पे क्यों खेल रहे हैं। इसलिए हो सकता है। पहले वो आंसर देंगे। नहीं, हमें कोई नकल करना भी एक तरह की एक्सेप्टेंस है, तो ये हर बार हमारे नकल करते हैं। इससे हमें लगता है कि इनको अपनी राजनीतिक हार का समझ आती है। अच्छी बात है, बदले, बट लेकिन नाटक न करें। हमें लगता है जो भी वो करते हैं वो असलियत नहीं है, एक तरह से गुमराह करने की कोशिश होती है। इसलिए इन चुनावों में सरकार बने बड़ी जीत नहीं हुई। ये बहुत उछले हुए क्रेडिट हैं। देना भी बड़ी बात है। इसके लिए क्रेडिट देना भी चाहिए, क्रेडिट देना चाहिए। सरकार और आप गुमराह शब्द कह रहे हैं, जो गुमराह किया। ये गुमराह करते हैं। आपको लगता है, आप सर्वे करके देखिए, न्यूज़ 18 करें, आप ऑनलाइन करें या टेलीविजन पे SMS पोल करें, आप लोगों से मांगिए जो राहुल गांधी कहते हैं धर्म को लेकर, आप इसमें उनकी बात को कितना पक्का मानते हैं। आप सर्वे करके देखिए, आपको जवाब मिल जाएगा। और जहां तक गठबंधन दलों की बात है, देखिए असली ये बहुत ही मैं खुलकर बोलना चाहता हूं। किसी भी गठबंधन में सहयोगियों को, जो मेन पार्टी है, वो बीजेपी हो, गठबंधन में कांग्रेस हो,
वो थोड़ा कमजोर रहे उनके लिए फायदा होता है, थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा हमारी ये सच्चाई है। हमें मैं कोई नया खुलासा नहीं कर रहा हूं। तो जब एक बड़े जो एक गठबंधन में एक पार्टी अपने आप वो सत्ता में है, अपने आप काबिल है, तो गठबंधन को कहीं ना कहीं उनकी बहुत छोटा सा कंप्लेंट रिप्लाई रहती है। लेकिन हमने किसी एक दल को, हमारे रहते सरकार में मेजॉरिटी रहते हुए भी किसी दल को हमने छोड़ने के लिए नहीं कहा है, मजबूर नहीं किया है। हमें जो भी छोड़कर गए हैं, उपेंद्र कुशवाहा का भी आप लोग उन पर भी देखेंगे ना, आप 4.5 साल 5 साल सरकार में रहे, आप अलग होने का निर्णय 2 साल पहले ले चुके हैं, फिर भी मंत्री बने रहे हैं। हमने आखिरी मिनट तक आपको नहीं कहा आप निकल जाओ, हमने नहीं कहा उनको निकल जाओ। कुछ तो वजह रही होगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता, कुछ तो वजह रही होगी। नहीं, वो तो बात कर सकते थे 1 साल पहले, नहीं तो छोड़ सकते थे। मतलब आप आखिरी दिन तक आप सरकार में बने रहेंगे, मजा लूटेंगे और किसी और के साथ आप अपना दोस्ती करेंगे। सरकार में मजा क्या लूटेंगे? करिए, मजा क्या लूटेंगे? आप इनका उत्तर दूं अगर जीवीएल जी? नहीं, ये गलत बात है, बस इतना ही कह रहा हूँ। हमें मालूम था, मैं पूछ रहा हूँ, मैं चाहूंगा आज इनके कॉन्फिडेंस की दाद देनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी हार गई, जीत बड़ी नहीं। अरे आज तुम्हारे पैरों जीते हैं, आपको मेजॉरिटी नहीं मिली भाई दोनों राज्यों में। सुन लो, हमें भी माइक पकड़ने का मौका दीजिए। नहीं मिली है ना, तो क्यों आप गुमराह करना चाहते हैं? जीवीएल जी, आज तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन नहीं और इस बात का फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। आज चुनाव हार गए, आप हवा में उड़ रहे हो, वो निकल जाओ में उड़ रहे हो। दिक्कत यही है, अटल बिहारी वाजपेयी जी और मोदी जी की वाजपेयी में ये दिक्कत है। आप अहंकार से आप चूर हो चुके हैं, आपको दिख नहीं रहा। देश की जनता राष्ट्र बन चुकी है भाजपा मोदी जी की। दर्शक देखेंगे कुछ नहीं दिख रहा, किसकी है? ना राइट ना लेफ्ट, ना चिराग पासवान दिख रहे हैं, ना आरएलएसपी दिख रही है, ना शिवसेना दिख रही है, ना टीडीपी दिख रही है। जब किश्ती डूब जाएगी, जो डूब रही है, तब याद आएगा कि आपको बहुत और 1-11 होते हैं, नहीं तो आप 9-2-11 हो जाओगे। आप एक्सपीरियंस हमसे सीखे हैं, कैसे कोalition को चलाना आपको क्या मालूम था? आप में शिमला में क्या आपने सोनिया गांधी ने क्या मैं आऊंगा, मैं चिराग से जरूर जानना चाहूंगा। हमसे सीख के हमें नसीहत दे रहे हैं। कौन से मजे लूटे? हाँ, कौन से मजे लूटे? मैं चिराग से जरूर जानना चाहूंगा कि मजे कौन से लूटे। लेकिन सवाल पहले उधर से अनुराग पूछना चाह रहे हैं। बिल्कुल युवाओं की राजनीति और 2019 तक वफाई और बेवफाई तो बहुत देखने को मिलेगी, लेकिन जीतू पटवारी हमारे साथ हैं, वो सवाल पूछना, आप खड़े होकर पूछेंगे तो। अभी चुनाव जीते हैं जीवीएल जी, आप तो ये बताएं कि 2 वो योजना जिससे मोदी जी को फिर से वोट देना चाहिए, और ये भी बताएं कि 2 वो योजनाएं जो एकदम फेल हो गई आपकी, जरा 4 ही बताएं, लंबे मत करना, सिर्फ 2 वो योजना जिससे फिर से आपको वोट मिले, और 2 वो योजना जिससे आप खुद संतुष्ट नहीं हो। नहीं, सेकंड मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं। आप लंबा कहानी रोज बताते हैं, क्या हमने 4 साल में किया है जिससे जनता खुश होगी। मैं ऐसे 2-4 बता देता हूं, आपको अच्छा लगा तो ठीक है। आप सत्ता में 50 साल रहे, कांग्रेस, आप कांग्रेस पार्टी से हैं, विधायक चुन के रहे जी, और 47 से लेकर 2014 तक ग्रामीण घरों में 33% घरों में शौचालय था, जो आंकड़ा आज 98% है। आई डोंट नो, बहुत आई कैन सी मेनी महिला पार्टिसिपेंट्स हियर। 33% रूरल हाउसहोल्ड्स इन इंडिया हैड हाउसहोल्ड लेट्रिन अंटिल 2014। आज दैट परसेंटेज इज 98%। ये इंपॉर्टेंट है नहीं है, जनता तय करेगी। और 13 करोड़ घरों को एलपीजी कनेक्शन था 2014 तक। हमारे केवल 4 साल के कार्यकाल में हमने लगभग 6 करोड़ को दिया, 8 करोड़ को इसी 5 साल के अंदर कंप्लीट करेंगे। सो 8 करोड़ घरों को एलपीजी कनेक्शन देना इंपॉर्टेंट है नहीं इंपॉर्टेंट है, जनता तय करेगी। तीसरी बात, 70% रूरल हाउसहोल्ड्स हैड इलेक्ट्रिसिटी। 70% घरों में इलेक्ट्रिसिटी था 2014 तक, वो अभी 90% है। 20% का इजाफा केवल 4 साल में। इंपॉर्टेंट है, आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है, मान लीजिए 70% हाउसहोल्ड, 70% रूरल हैबिटेशंस में। ये सारे यहीं से प्रधानमंत्री जी ने एक कॉन्फ्रेंस, मीडिया कॉन्फ्रेंस में आंकड़े दिए थे। 70% रूरल हैबिटेशंस में रोड पक्का रोड था, जो अभी 90% हुआ है 4 साल में। आपके लिए महत्व नहीं है,
मैं मानता हूं, बट लेकिन हमारे लिए बहुत महत्व है। जी, जनता तय करेगी। ऑफ कोर्स, यस श्योर, जनता तय करेगी। लेकिन आप जब वो बता रहे थे, then you are doing this way. नहीं, वो फेंक रहे थे, मैं लपेटने की कोशिश कर रहा था। पतंग उड़ा रहे हैं ना। नहीं, और उसमें एक मिनट देखिए, एक चीज है, सत्ता का घमंड जो है वो कभी भी अच्छा नहीं होता। आप देखिए, अगर वो उपलब्धियां गिना रहे हैं तो वो क्या आपके लिए नहीं, 50 साल आपने यही किया है ना, 50 साल आप सत्ता में तो यही किया है। मैं देखिए, जनता में रिपोर्ट कार्ड जनता देती है। ये वो बच्चे की तरह बोल रहे हैं जो फेल हो गया फिर भी कह रहा है नहीं मैं क्लास में टॉप करके आया हूं। 80 सीटों पे, शहरी सीटों पे, 3 राज्यों पे इनकी बढ़त थी। तथ्य पे बात कीजिए, 64 सीटों पे ये जीते 2014 में, वो आ गए 37 पे। 180 पिछड़े वर्ग SC SC सीटों पे इनकी बढ़त थी, 140 सीटों पे ये थे, आज वो आ गए हैं 60 पे। टोटल नंबर ऑफ वोट्स, नहीं, ट्राइबल देखिए, नहीं सुनिए तो मेरी बात पूरी होने दीजिए। आप ग्रामीण क्षेत्र की बात करिए, ट्राइबल के पट्टे जो इन्होंने दरकिनारे कर दिए। आज 8 लाख वनवासी था छत्तीसगढ़ में से, जिनसे 5 लाख लोगों ने इनको रातों रात बेघर कर दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूं, हाँ किया सब कुछ, टेलीविजन, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब पे सब किया, जमीन पे कुछ नहीं किया। अब अहंकार इनको है कि हमें है। अच्छा, जो सड़क बने हैं क्या आपके कार्यालय के अंदर तो नहीं बनेंगे, गांव में बनेंगे। ये पक्की सड़क है, ये सरकार के आंकड़े हैं। कार्यालय तो आपने भी अच्छा पक्का बना लिया। आपकी तरह हम झूठ के सहारे हम चुनाव नहीं लड़ते। देश में इसकी असली परीक्षा मई में होगी। मैं सभाओं में कह रहा हूं उस बात को, आम मतदाताओं को, किसी का अगर मन है बीजेपी को वोट देने का, एक बार जाके केंद्रीय कार्यालय में जाके एक बार देख ले कि कैसा कार्यालय आपने बनाया। ये आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है इस पार्टी के लिए। देखिए, हम अपने कार्यालय को नहीं बनाएंगे, आपके जैसा राजनीति में कभी इतना ग्लैमर कभी नहीं चला। नहीं, किसान के नाम पर एक दिन में 5 बार आप अपने सूट बदलोगे, आप 1500 करोड़ का कार्यालय बनाओगे, इतना ग्लैमर लेके आप चलोगे, शाइनिंग इंडिया पार्ट 2 फेल हो जाएगा। लाइफस्टाइल जनता देखेंगे, किसान देखेंगे, पता चलेगा किसान नेता बनकर आप किस प्रकार की लाइफस्टाइल आपकी है। तो मैं पर्सनल टिप्पणी नहीं करना चाह रहा था, आप मेरे पार्टी पर कर रहे हो तो मैं इसलिए आपके सवाल ये है कि मैं आपके पार्टी पे कर रहा हूं, आप मुझ पे कर रहे हो, तो फर्क तो है ही ना। ठीक है, नहीं फर्क। और अगर इतने अच्छे दिन आगे तो आप परिवार के नाम पर गुस्सा क्यों रहता है? आप अपने परिवार के नाम पर चुनाव लड़ते हो ना। आप पूरे परिवार के चौधरी साहब के, चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर, क्या आप चौधरी चरण सिंह जी का उनका लाइफस्टाइल आप आज जी रहे हो क्या? आप देखिए। जीवीएल साहब, एक सवाल, चौधरी साहब को तो आप लोग भी कहते हो, मोदी जी ने और अमित शाह जी ने यूपी में विधानसभा चुनाव के पहले हर सभा में कहा था कि हमें वहां भेजिए और हम पहला काम करेंगे कि किसानों के लिए विकास कोष बनाएंगे, 1000 करोड़, 2000 करोड़, 3000 करोड़, जितना भी चाहिए चौधरी चरण सिंह जी के नाम से योजना बनेगी। 2 साल होने को है, कहीं योजना नहीं चल रही। पथला में मुख्यमंत्री आ रहे हैं, मोदी नगर पथला में, चौधरी चरण सिंह की कर्मभूमि में, चौधरी चरण सिंह की जयंती को आप भी मना रहे हो। बिल्कुल मनाएंगे। आप अगर चौधरी साहब पे टिप्पणी करोगे तो ये मैं नहीं सहने वाला हूं। मैंने चौधरी साहब के खिलाफ कुछ नहीं कहा जी, हम उनका सम्मान करते हैं। उनके नाम के प्रयोग के खिलाफ आप कह रहे हैं। जी, अनुराग ले लेते हैं। शेष नारायण, आपके अंदर इतना गुस्सा क्यों रहता है नरसिम्हा राव साहब? काम डाउन, रिलैक्स करो, स्माइल नहीं, गुस्सा शांत हो गया। अब अगला सवाल ले लेते हैं। ना चौधरी चरण सिंह को मत घेरो। चौधरी चरण मैंने नहीं कहा, मैंने बिल्कुल नहीं, मैं इनको भी कहा, चौधरी साहब को हमने कुछ नहीं कहा। सुनो भाई, हम उनका सम्मान सुनो। रामविलास पासवान जब हम पत्रकारिता में नहीं आए थे तो मेरे हीरो हुआ करते थे। जब हम पत्रकारिता में आ गए तो उनके हम धज्जियां उड़ाने लगे। लेकिन रामविलास जी की एक बात हमेशा सही रही कि जिस पार्टी में गए वो पार्टी जीती जरूर। अभी कल चिराग का जो बयान हमने देखा और इन्होंने यूथ की और एग्रेरियन क्राइसिस की और इस सब जो बातें की, मुझे ऐसा लगा कि कहीं जयवीर के 3 स्टेट जीतने के बाद कहीं रामविलास का अगला चश्म चिराग कहीं कुछ और सोच तो नहीं रहा कि जयवीर से कोई बात। क्योंकि तेजस्वी का जहाँ तक सवाल है वो तो आप लोगों को शायद लेने वाले नहीं हैं, लेकिन क्या जयवीर आप इनको मौसम के हिसाब से एडजस्ट करने की सोच रहे हैं? क्योंकि आपने बीजेपी के खिलाफ जो बयान दिया है, जीवीएल का जो बॉस है ऐसे बयान एक्सेप्ट करता नहीं है। वो आपका सवाल जयवीर से है या चिराग से? मेरा चिराग से है, लेकिन जयवीर से भी है कि उसको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं पता लगा हमें जीवीएल के यहाँ ठोकर खाने को छोड़ दें। देखिए, जैसा मैंने कहा कि हम लोग हमेशा एक ऑनेस्ट अलाई के तौर पर हम लोग हर एक गठबंधन में रहे हैं। पिताजी से ही मैंने ये चीज़ सीखी है, गठबंधन धर्म निभाना, और मैं गठबंधन धर्म की मर्यादा को तोड़ूंगा अगर मैं सही बातें, सही जानकारी मैं अपने गठबंधन के साथियों के बीच साझा नहीं करूं। आज की तारीख में अगर हमारे गठबंधन के साथी विभिन्न और मुद्दों
को हावी कर कर एक्चुअल मुद्दों से लोगों को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं, तो एज एन ऑनेस्ट अलाई मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उनको सही जानकारी दूं। आप ये जरूर कह सकते हैं, जैसा आपने बोला कि अब क्यों, डेफिनेटली अब इसीलिए क्योंकि जिस तरीके से 3 राज्यों के परिणाम आए हैं, उन्होंने अपने में इस बात को दर्शाया है कि एक तरफ आपने किन मुद्दों को हावी करके रखा और दूसरी तरफ जनता कौन से मुद्दों को सुनना चाह रही थी। मंदिर इशू, बिल्कुल मंदिर इशू। जिस तरीके से अध्यादेश पे, मेरा सीधा सवाल, आप अध्यादेश पर समर्थन करेंगे या देखिए, ये बहुत ही हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि अध्यादेश वही कह आ रहा है कि इसी मंच पे बोल के गए पार्टी के महासचिव कि मैं इस पक्ष में हूं कि अध्यादेश लाया जाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में जरूर रहा है मंदिर मुद्दा और हम लोग उसका पूरी तरीके से सम्मान करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में, उनके मैनिफेस्टो में मंदिर मुद्दा जरूर रहा है, पर ये एनडीए का मुद्दा नहीं है, सरकार का मुद्दा नहीं है। जब अगर ये अध्यादेश आएगा तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि गठबंधन के तमाम साथियों के साथ बैठकर उस पर चर्चा होगी और उस वक्त हमारी पार्टी की जो राय होगी हम लोग गठबंधन के भीतर उसको रखेंगे। जमील जी, राम माधव जी यहाँ पे थे और राम माधव जी ने कहा है साफ कि हमारा पक्ष ये है कि अध्यादेश लाया जाए। देखिए, आपने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सुना है, आपने आज राम माधव जी का भी बात सुना है। देश में इस विषय को लेकर चर्चा है और हमारे समर्थक वर्ग जो है इसके पक्ष में है, चाहते हैं जल्दी मंदिर बने, चाहते हैं जल्दी मंदिर का निर्माण हो, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, ये हम सब भी कहते हैं। पर लेकिन वो कैसे बनेगा, हम उम्मीद कर रहे थे अब तक जल्द फैसला आएगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा तो एक कंक्लूजन होगा इस इशू का, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। इसलिए इस प्रकार की अपेक्षा है सरकार से, बट सरकार ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है। यदि हमारे मित्र जो बड़े हिंदू बने हैं आजकल, मंदिर, सारे मंदिर में जाते हैं, यदि ये समर्थन की घोषणा करेंगे, आज राहुल गांधी एक बयान दें, एक चित्र पत्र लिखे, तो मैं मानता हूं फिर ये बहुत जल्दी हो जाएगा, इसमें कोई डिले होने की कोई गुंजाइश नहीं है। वेरी शॉर्ट, क्योंकि ये हमसे बड़े हिंदू बनने की कोशिश, हमसे बड़े हिंदू बनने की कोशिश की। चलिए, हिंदू धर्म आपका है, आप नेम प्लेट लगा लीजिए। मेरा एक वकील होने के नाते और युवा होने के नाते एक प्रश्न है और उम्मीद करता हूं मुझ पर तंज कस के जवाब नहीं देंगे। आप कहते हैं कि राम मंदिर के प्रति आपकी सद्भावना है, आपका एक लक्ष्य है। सुप्रीम कोर्ट में केस कब से चल रहा है जीवीएल जी, आपको भी पता? एक मिनट, आज तक केंद्रीय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा एफिडेविट क्यों नहीं दिया अयोध्या में ही राम मंदिर बनना चाहिए? भगवान राम का हाथ इस मंच पे आके पकड़ लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट में छोड़ देते हैं। आज भी बताइए, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्यों नहीं फाइल किया कि हमारा स्टैंड है, यूपी सरकार का स्टैंड है, अयोध्या पे राम मंदिर बनना चाहिए? तंज मत कसिए, जवाब दीजिए क्यों नहीं किया? नहीं, मैं कह रहा हूं हम इसके पक्षधर हैं। आज शाम को लेटर लिखवा दो। अरे तो टीवी पे तो हो, एफिडेविट तो दो, पक्षधर हैं, पक्षधर हैं, ट्विटर पे हैं, फेसबुक पे हैं, टीवी पे हैं, सुप्रीम कोर्ट में तो दो। प्रोसीजर में मत गिरो, आप जवाब दो। आप राम मंदिर में, मैं खुलकर बोल रहा हूं, भव्य राम मंदिर वहां बनना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट में क्यों चुप हो जाते हो? नहीं, चुप नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो जनवरी में सुनवाई कर रही है। एफिडेविट क्यों नहीं दिया? नहीं, आप उत्तर दीजिए ना, एफिडेविट क्यों नहीं दिया? कांग्रेस पार्टी राम मंदिर के नाम पर यदि बिल लाया जाएगा, हम इसकी समर्थन करेंगे। एक प्रश्न दो, एक जवाब दो। में राम, दिल में नथुराम। क्यों में राम, दिल में नथुराम। क्यों भाग जाते हो यार? छुरी और बढ़ाओ समाज में दूरी। क्यों भागते हो? क्यों भागते हो? अपने आप को मुस्लिम पार्टी कह के कहने में, अपने आप को मुस्लिम पार्टी करके प्रचार करते हो। जमील जी, फिर मंदिर में जाके आस्था हमारा आस्था है, आपका भी आस्था है, तो बताओ, क्योंकि आप बड़े पार्टी हो, आपके बिना हम लोग राज्यसभा में बिल पारित नहीं कर सकते हैं। मैं मानता हूं आप समर्थन करो, मैं सीधा मेरा पार्टी अभी जाऊंगा अपने बड़े पहले तो एनडीए में ही तय हो, इसी सत्र में इस बिल की चर्चा करें। उनको तो मना लीजिए। आप बताओ ना, उनको तो मना लीजिए। नहीं, आप बताओ ना, आप भक्त हो ना, वो आपकी तरह इतने भक्त नहीं है। राहुल गांधी की तरह पहले मजे लूट रहे थे, अब राम भक्त नहीं है, आज घोषित कर दिया। आपके तरह नहीं, आस्था नहीं है उनका। और कुछ राहुल गांधी देना, यहाँ से उठ के चले जाएंगे की तरह आपकी नौकरी खतरे में आ जाएगी। रखिए, राहुल गांधी की तरह जनेऊ निकाल के कभी दिखाए नहीं दूसरे पार्टी के किसी नेता ने। इतने बड़े हिंदू होकर के भगवान राम मंदिर के निर्माण में क्यों अपना टांग अड़ाना चाहते हो? अनुराग, ये अच्छा फुटबॉल मैच चल रहा है ना, एक सवाल पूछ लेते हैं, उधर से जवाब आ जाता है। इधर भी सवाल एक दो ले लीजिए सर। अमिताभ जी हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी, पूछना चाह रहे हैं सवाल। हाँ, बिल्कुल अमिताभ जी। मेरा सवाल चिराग और जयवीर से होगा, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी की तू मैं हम लोग अक्सर देखते रहते हैं। हाँ। चिराग, आपने कहा कि 3 राज्यों के चुनाव के बाद मौसम थोड़ा बदला है और चिराग का दर्द थोड़ा सामने आया है कल शाम में।
कल शाम को। तो ये दर्द क्या है? क्या आप लोग चाहते हैं कि एनडीए की बैठकें हर समय हो? क्या एनडीए में राम मंदिर का मुद्दा चर्चा हो, फिर बीजेपी आगे बढ़े, या फिर आपको कोई और चिंता है? आखिर चिराग का दर्द क्या है? और जयवीर, आपसे एक छोटा सवाल छोटा जवाब, क्या मंजूर होगा एलजेपी वापस? देखिए, मुझे लगता है जो सवाल आपने उनसे पूछा वो बहुत जल्दी आप बहुत बड़े निष्कर्ष में पहुंचने का जिक्र कर रहे हैं, वो इसका जवाब नहीं भी दें तो फिलहाल चलेगा। बट जो सवाल आपने मुझसे पूछा उसका जवाब मैं इतना दूंगा। देखिए, 2014 का चुनाव जब हम लोगों ने लड़ा और लोक जनशक्ति पार्टी ने जब एनडीए का हाथ थामा, तो उस वक्त हम लोग की प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ विकास थी। सबसे ज्यादा हम लोग प्रभावित थे जिस तरीके से एनडीए का नारा आया था, सबका साथ सबका विकास। और हम लोगों ने गए समय पे हम लोगों ने देखा भी है कि विभिन्न ऐसी योजनाएं बनाई भी गई जिसने हर वर्ग हर क्षेत्र के लोगों को टारगेट करते हुए उनको लाभ पहुंचाने के लिए उन योजनाओं को पहुंचाया गया। बट उसके बाद अभी भी ये देखा जा रहा है कि कई ऐसी योजनाएं हैं जो धरातल पर नहीं उतर रही हैं, कई ऐसी योजनाएं हैं जो सिर्फ कागज पर अटकी हुई हैं, और यहां से हम लोग की चिंताएं शुरू होती हैं। 2014 में सबसे ज्यादा साथ हमारे आज के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को युवा वर्ग का मिला था। मैं खुद उन युवाओं में से एक था। हमारे गठबंधन दूसरे दल के साथ था, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस गठबंधन में थे और रहना चाहते थे। पर उस वक्त एक युवा होने के नाते और प्रधानमंत्री जी की, आज के प्रधानमंत्री जी और उस वक्त के प्रधानमंत्री के दावेदार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की इन्हीं सब बातों से हम लोग प्रभावित थे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ विकास की बात की, विकास के एजेंडे को उन्होंने प्राथमिकता दी। आज पिछले कई दिनों से और पिछले कई चुनावों से हम लोग ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं विकास का मुद्दा वो भटकता जा रहा है। और चिंता मेरी यहां से शुरू होती है, जब आप विकास के मुद्दे को साइडलाइन कर कर विभिन्न और मुद्दों को जब आप प्राथमिकता देने लगते हैं, तो यहां से हमारी चिंताएं शुरू होती है। और क्योंकि उसके रिजल्ट अब हम लोगों ने परिणाम भी देख लें कि उस आधार पर नहीं आ रहे जो अपेक्षा आपसे की जाती है, गठबंधन से की जाती है। और एक ऑनेस्ट अलाई होने के नाते निरंतर हर प्लेटफॉर्म पर मैंने ये बात रखी है, पर क्योंकि मुझे लगता है वो आवाज़ में उतनी बुलंदी नहीं थी, तो शायद मुझे एक ये भी माध्यम अपनाना पड़ा। बट बहरहाल मैं चाहूँगा कि आज भी अगर हम लोग विकास को ही पुनः अपना एजेंडा बनाएं, 2019 के चुनाव में उसी तरीके से विकास को एजेंडा बनाते हुए हम लोग उतरें, तो जो 2014 के हम लोग के परिणाम थे 19 के भी वैसे ही हो सकते हैं। अन्यथा जिस तरीके से नुकसान हो रहा है वही होगा। जिस तरह से नुकसान हो रहा है उसी तरह से होगा। मिलता है, कई सरकारों ने किया है, हमारे सरकार ने भी किया है, उत्तर प्रदेश ने किया है, महाराष्ट्र ने किया है, बट लेकिन वो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। जब लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस 2005 में डॉक्टर स्वामीनाथन कमेटी ने रिपोर्ट में दिया है, या आपके सरकार रहते हुए आप 9 साल तक सोते रहे, किसान आपको याद आया, आप जब बार चुनाव हार रहे हैं, और जिस मंदसौर घटना की आप बात करते हैं उसको, वो बहुत दुखद घटना है, नहीं होना चाहिए था। और लेकिन उस एरिया में हम बाद में सेंसिटिव तरीके से हमने उसको डील किया, इसलिए मंदसौर में हमारी जीत हुई, हमारी कोई हार नहीं हुई। तो इसलिए एक नए रूप की धारण करना, राहुल गांधी माफ करिए ड्रामा करते हैं, ये नए ड्रामा करना उनके लिए एक आदत बन गया। राहुल गांधी ड्रामा करते हैं, असलियत कम, बट नए वेश धारण करना उनके लिए एक उनकी राजनीतिक स्टंट है। कभी कभी काम आती है क्योंकि वो विषय नहीं बनता है चुनाव का, बट लोकसभा में जब ये प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित हो जाएंगे या बिना घोषणा का भी बन जाएंगे, तब जनता की असली फैसला आएगा। क्योंकि यहाँ राहुल गांधी कहीं थे नहीं, मध्य प्रदेश राजस्थान में किसी ने राहुल गांधी को वोट नहीं दिया। जीवीएल जी का कसूर नहीं है, भाजपा में एक रेस लग गई है, जो राहुल गांधी को ज्यादा गाली देगा वो राज्यसभा जल्दी पहुंच जाएगा। तो मेरे पार्टी का अनुशासन, मेरी अपनी परंपरा ये इजाजत नहीं देता। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी कुर्सी का स्वीकार करते हैं, वो ड्रामा करते हैं तो चुनावी सिनेमा हॉल से तो आपको बाहर निकाल मारा है राजस्थान मध्य प्रदेश। चलिए देखिए, सबसे दिलचस्प सेशन मेरे ख्याल से ये होता जा रहा है। यूथ एनर्जी नजर आ रही है और न्यूज 18 इंडिया के मैनेजिंग एडिटर प्रबल प्रताप सिंह हैं, वो सवाल पूछना चाह रहे हैं। मेरा सवाल जयंत से है। जयंत बहुत शांत बैठे हुए हैं, हमको लगता है कि गठबंधन के बारे में और क्या आक्रमण करें। नहीं, गठबंधन के बारे में सोच रहे हैं उत्तर प्रदेश में। मेरा आपसे छोटा सा सवाल है, आपके लिए मायावती बेहतर हैं, अखिलेश यादव बेहतर हैं, या फिर राहुल गांधी बेहतर हैं? देखिए, सवाल ये नहीं कि मेरे लिए कौन बेहतर है, मतदाता तय करेंगे। और यूपी के बाहर अगर आप देखें तो कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी है। यूपी के नेताओं की आप बात करो तो अखिलेश जी भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मायावती जी भी जो है कई बार मुख्यमंत्री वो रह चुकी हैं। तो एक गवर्नेंस का रिकॉर्ड है, और जब बैठ के बात होंगी, चुनाव के परिणाम खुल जाएंगे,
बीजेपी के लोग बाहर हो जाएंगे, हम लोग बैठ के तय कर लेंगे, क्या दिक्कत है? बीजेपी के लोग बाहर हो जाएंगे। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ हमारा वर्किंग रिलेशनशिप अखिलेश जी के साथ अच्छा है, राहुल जी को भी मैंने बहुत करीब से देखा है, साथ में हमने चुनाव बहन जी से ज्यादा बेहतर अखिलेश जी के साथ। नहीं आपने कहा अखिलेश जी से नहीं, मैं सीधी बॉल फेंक रहा हूँ, आप उसको गूगली बना रहे हैं। नहीं, मैंने बिल्कुल सीधी गेंद रखी, मैंने बिल्कुल सीधी। आपने कहा कि अखिलेश जी से मायावती जी का जो वर्किंग स्टाइल है और जिस तरह से उन्होंने प्रशासन को चलाया था वो सब लोग जानते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि मेरी प्राथमिकता से कोई फैसला होने वाला है। गठजोड़ की बात होगी, हर ऑर्गेनाइजेशन, सब पार्टियां अपने हित को भी आगे रखेंगे। ये भी तय होगा कौन किस सीट पे लड़े, किस पे ना लड़े। उम्मीदवार के चयन पे भी जो है संवाद होगा। बिहार में देखिए क्या बनता है, यूपी में मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है, विश्वास है कि एक अच्छा प्रभावी गठजोड़ जो कि बीजेपी को मात दे दे, इनकी 73 सीटों को गोल कर दे, हम बनाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत बहुत शुक्रिया जो गठबंधन पे बातचीत हुई। और उसके बाद दूसरा प्रोग्राम।